बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है एग्जाम्पल नंबर 1, जो कि हमें कुछ आइटम दिए गए होते हैं और इसमें हमें सिर्फ सिंपल इनको विद रीज़न ये बताना होता है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिसको क्वेश्चन आमतौर पर पेपर में इस तरीके से ICOM पार्ट 1 को ये लाजमी इसका एक क्वेश्चन आता होता है चैप्टर में से, और ये बहुत आसान होता है। इसके अंदर कोई कैलकुलेशंस वगैरह तो होती नहीं है। सिंपल आपको क्या है कि उसकी लिख देना है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो उसकी साथ रीज़न लिखनी है। अगर यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों है, और अगर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों है। अगर आप उसकी रीज़न को सही तौर पर एक्सप्लेन करने में कामयाब हो जाते हैं तो देन आपके लिए कोई इसके अंदर और कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, और ये एक आसान क्वेश्चन कंसिडर किया जाता है कि सिंपल यही तो बताना है कि ये रेवेन्यू है या कैपिटल आइटम है, बस इसके अंदर और तीसरी तो कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, आप इसमें देखें कि इसके लिए कोई पेट रूल, कोई तरीकाकार नहीं है। हालांकि मैंने यहाँ पर जो है वो विद रीज़न यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप इनको याद कर लो या रट लो। आप इसकी लॉजिक को अंडरस्टैंड कर लो, और लॉजिक अगर आपको पता चल गई, इसका तरीकाकार पता चल गया, तो फिर आप अपनी लैंग्वेज में इसको जिस तरीके से इंटरप्रेट करना चाहो आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हो। बहुत आसान है, सिंपल है चीज़ें। अलबत्ता जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि 3 प्रिंसिपल्स की बेस पर, 3 रूल्स की बेस पर हम ये डिसाइड नॉर्मली करते हैं कि ये आइटम रेवेन्यू है या कैपिटल है। तो अब इसमें वो 3 कौन कौन से हैं। सबसे पहला होता है कि जो रेवेन्यू आइटम होते हैं उसका जो बेनिफिट होता है वो साल के अंदर अंदर यूटिलाइज कर लिया जाता है, यानी शॉर्टर टाइम के लिए इसका बेनिफिट होता है। दूसरा ये होता है कि ये रिकरिंग होते हैं। जो रेवेन्यू आइटम होते हैं रिकरिंग होते हैं, यानी बार बार होते हैं, यानी साल में कई बार होंगे। तो जैसे चीज़ें आप खरीद रहे हो तो खरीदते हो बेचते हो, खरीदते हो बेचते हो, तो कई बार ये आ रही हैं बिजनेस में, कई बार से जा रही हैं, तो ये साल के अंदर कई बार ये एक्टिविटी होती है, तो ये रिकरिंग है, यानी बार बार होती हैं। ये दूसरा है इसका। तो यानी क्या है कि पहला इसका बेनिफिट शॉर्ट है, दूसरा ये रिकरिंग है, और तीसरा ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जाते हैं। ये भी एक हिंट होता है कि ये शो हम कहाँ पर कर रहे हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर रहे हैं या इसको बैलेंस शीट में। 2 ही हमारे पास यहाँ पर बेसिक स्टेटमेंट्स हैं। तो इसमें फाइनल अकाउंट की, ये वैसे फाइनल अकाउंट में और भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है वो भी आती है इसके अंदर, और भी हैं उसके अलावा, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 2 को देख रहे हैं, जो कि फाइनल अकाउंट का चैप्टर भी है 10वां 11वां। तो ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब अगर आइटम बैलेंस शीट पे जा रहा है तो ऑब्वियसली वो कैपिटल नेचर का है, और अगर वो आइटम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा है तो वो रेवेन्यू नेचर का है। इसी आप इसको यूं समझ लो कि रेवेन्यू नेचर का है तभी वो ट्रेडिंग में जा रहा है, और कैपिटल नेचर का है तभी वो बैलेंस शीट में जा रहा है। एक एंगल ये है। दूसरा, आप इस एंगल से देखो कि जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है वो रेवेन्यू नेचर का है, और जो बैलेंस शीट में है वो कैपिटल नेचर का है। तो अब इससे आप जिस मर्जी एंगल से आप देखो, इधर से उधर शिफ्ट कर रहे हो या उधर आपको आइटम पता है कि हाँ ये ट्रेडिंग में शो होता है, तो वहां से आप गेस कर रहे हो। एनी केस ये 3 पॉइंट्स हैं जिसकी बेस पर हमें इसका आंसर करना होता है। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। और ओवरऑल तो वैसे ये यहाँ पे ट्रांजैक्शन पूरी दे रखी है उसने। अब जब ट्रांजैक्शन को देता है तो ट्रांजैक्शन को हम देखते हैं कि ट्रांजैक्शन रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है या कैपिटल ट्रांजैक्शन है। अब अगर वो रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है तो उसके अंदर क्या होगा, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, एक एस्पेक्ट, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 एस्पेक्ट हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कंपाउंड एंट्री होती है तो उसके 2 से ज्यादा हो सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो एक अगर उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसका दूसरा जो एक्सपेक्ट होगा, जो कि क्रेडिट वाला होगा, वो रेवेन्यू पेमेंट होगी। एक अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो दूसरा रेवेन्यू पेमेंट होगा, और अगर वो रेवेन्यू पेमेंट नहीं है तो फिर वो लायबिलिटी है। सीधी सी बात है। ये पिछले लेक्चर्स में हम डिटेल में इसके ऊपर बात कर चुके हैं। उसके अलावा अगर आप देखें कि अगर कोई आइटम है, ट्रांजैक्शन आपकी कैपिटल ट्रांजैक्शन है, अगर वो कैपिटल ट्रांजैक्शन है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका एक जो आइटम है, जो डेबिट है, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर डेबिट होते हैं क्योंकि एसेट्स होते हैं, और कुछ एसेट ऐसे होते हैं जो बाद में यूटिलाइज होते चले जाते हैं, तो फिर एक्सपेंस में कन्वर्ट होते चले जाते हैं, क्योंकि हर एसेट को एक ना एक दिन एक्सपेंस तो बनना ही है। एसेट हम किसी चीज को असल में कहते ही इसलिए कि उसका बेनिफिट एक्सटेंड कर जाता है, दैट्स वाई उसको हम एसेट कहते हैं, और यही वजह होती है कि हम उसको स्पेसिफिकली एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर कैपिटल ट्रांजैक्शन है तो उसका एक एस्पेक्ट डेबिट वाला, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो क्रेडिट वाला कैपिटल पेमेंट होगा। तो मतलब 2 तो हैं उसके अंदर, लेकिन जब आपको वो इस तरह करके ट्रांजैक्शन वगैरह या कोई स्टेटमेंट दे देता है तो आपने उसमें से सिंपल एक को ही बताना है नॉर्मली कि वो एक्सपेंडिचर है, कौन सा है एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू है या कैपिटल है। तो मतलब आपने आइटम को देखा है कि जो आपके पास चीज आ रही है उसकी नेचर कैसी है, रिकरिंग है, क्या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस में जाती है, ये बैलेंस शीट में जाती है, और दूसरा उसका बेनिफिट शॉर्ट है या लॉन्ग है। और शॉर्ट लॉन्ग मतलब साल, एक हमारे पास बेंचमार्क है जो साल से एक्सटेंड कर जाएगा, हम उसको लॉन्ग टर्म बेनिफिट कह रहे हैं।
अच्छा, अब यहाँ पे देखें पहला पॉइंट, परचेज ऑफ गुड्स, चीजें खरीदी गई हैं। अब जब आप परचेज ऑफ गुड्स करोगे तो एंट्री तो बनती है परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, कैश कम हो रहा है मतलब ये हो गया क्रेडिट, और परचेजेस जो कि गुड्स की जगह पर आ गया ये डेबिट हो गया। अब परचेजेस जाती हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, तो यहां से गैस हो गया आपको कि ट्रेडिंग में जा रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ जो पेमेंट आती है वो कौन सी होती है, रेवेन्यू पेमेंट। मतलब जो कैश है वो आपका रेवेन्यू पेमेंट है, मतलब एक तरफ ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, दूसरी तरफ रेवेन्यू पेमेंट है। लेकिन हम पेमेंट को यहाँ पे इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमें सिर्फ एक्सपेंडिचर की बात करनी है, तो उसमें देखें गुड्स के ऊपर फोकस है। तो गुड्स अगर आप यहाँ पर गौर करें तो जो गुड्स हैं ये क्या है, ये आपकी रिकरिंग नेचर की होती है, बार बार बिजनेस में आती है क्योंकि इनका काम होता है सेल करना इनको। तो परचेज करेंगे, सेल करेंगे, परचेज करेंगे, फिर सेल करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास गुड्स हैं ये रिकरिंग नेचर की हैं। दूसरा, इनका जो बेनिफिट होता है वो साल के अंदर अंदर ले लिया जाता है। इसका बेनिफिट क्या है कि जब इनको बेच दिया जाएगा, आज खरीदी है और कल को हम बेच देंगे, जब बेच देंगे तो बेनिफिट ले लिया, यानी जो इसका पर्पस था वो पूरा कर लिया, जो इसका मकसद था जिसके लिए इनको लिया गया था वो हमारा फुलफिल हो गया। ये साल के अंदर अंदर ही बेचना होता है ना, साल के ऊपर तो नहीं जाना होता। इसका मतलब इसका बेनिफिट साल के अंदर यूटिलाइज हो जाएगा, ये भी एक हिंट पूरा हो गया। और तीसरा है ये कहाँ जाती है, ऑब्वियसली ये कहाँ जाएंगी, परचेजेस के नाम से इनका अकाउंट बनता है, तो कहाँ जाएंगे ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे, यानी इनफैक्ट ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर। तो मतलब ये क्या, कौन सा आइटम हो गया, रेवेन्यू आइटम हो गया। तो ये एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। दूसरा, अगर आप देखें यहाँ पे परचेज ऑफ फर्नीचर है। अब देखें, गौर करें, मैंने पेयर्स की शक्ल में बनाया है, ये देखें, परचेज परचेज, कॉस्ट कॉस्ट, वेजेस वेजेस, कैरेज कैरेज, लीगल एक्सपेंस लीगल एक्सपेंस। इससे आपने एक चीज को गेस करना है कि एक ही नाम है लेकिन एक में हम उसको कुछ कह रहे हैं, दूसरे में हम उसको कुछ कह रहे हैं। इस चीज को गेस कर, असल में कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिफरेंशिएट करने का इनफैक्ट मकसद यही है, अगर आप उसको समझ पाए तो। अब यहाँ पे देखें जरा कि ये था परचेज ऑफ गुड्स, यहाँ पे है परचेज ऑफ फर्नीचर। गुड्स का लफ्ज जब आता है तो उसका मतलब है कि ये रीसेलेबल है, इनको हमने रीसेल करना है, इनको बेचना है। तो अब यहाँ पे परचेज ऑफ फर्नीचर है, फर्नीचर इज द नेम ऑफ एसेट, ठीक है। हाँ, अगर ये फर्नीचर डीलर का होता तो फिर गुड्स ही वो लफ्ज यूज करता, लेकिन यहाँ पे उसका नाम आ गया है। अब हम इसकी एंट्री क्या पास करते हैं, फर्नीचर अकाउंट, ना कि परचेजेस अकाउंट। हालांकि ये भी परचेज है, ये भी परचेज है, परचेज ऑफ, लेकिन गुड्स एंड फर्नीचर फर्क थोड़ा सा आपने अगर इसको समझ पाए तो समझे चैप्टर खत्म हो गया आपका। अब इसके अंदर क्या है कि फर्नीचर अकाउंट जो आपके पास है, फर्नीचर, वो क्या होगा, डेबिट। अब परचेजेस डेबिट नहीं होगा, क्यों नहीं डेबिट होगा, क्योंकि जो फर्नीचर है वो कैपिटल आइटम है। अब ये एंट्रीज भी हमें क्लियर होंगी कि अच्छा यार, अच्छा एंट्री के अंदर हम परचेजेस गुड्स करें तो हम परचेजेस लिख रहे हैं, तो लेकिन अगर फर्नीचर मशीनरी परचेजेस, फर्नीचर परचेजेस, लैंड बिल्डिंग, तो हम उनके नाम लिखते हैं। तो क्या रीजन है कि ये कैपिटल जो नेचर के आइटम होते हैं वो अपने नाम से आएंगे, और वो जो रेवेन्यू है वो उसका एक गुड्स के साथ होता है, तो गुड्स अकाउंट नहीं आता, परचेजेस अकाउंट आता है, और गुड्स सेल होंगी तो सेल अकाउंट आएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, परचेजेस का जो अकाउंट है उसको हम करेंगे डेबिट, और कैश हमारा ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब चूंकि फर्नीचर कैपिटल नेचर का है, क्योंकि ये नॉन रिकरिंग है, बार बार तो नहीं फर्नीचर खरीदा जाएगा, क्योंकि यूज की चीज है, तो साल तो निकाल ही जाता है, साल से बल्कि ज्यादा फर्नीचर निकाल जाता है। तो मीन्स के इसकी एक जो नेचर है वो नॉन रिकरिंग है। दूसरा आइटम कौन सा है, ये इसका जो बेनिफिट है वो लॉन्गर पीरियड के लिए, क्योंकि साल से ऊपर चला गया, तो इससे पता चल गया कैपिटल है। तीसरी चीज है कि ये बैलेंस शीट में जाता है, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस में नहीं जाता। आप नहीं देखेंगे कि फर्नीचर आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में मिले, क्यों, क्योंकि कैपिटल नेचर का है, और चूंकि ये बैलेंस शीट में है तो दैट्स व्हाई ये कैपिटल है। तो उम्मीद करते हैं बात आपको समझ लगी होगी। अब चलते हैं, जो नीचे लिखा हुआ है इसका आंसर है ना। अब अगर आपको ये पॉइंट समझ लग गए हैं, जो कि 8-9 मिनट की वीडियो हो चुकी है, जो कि मैंने ओरली आपको बता दिया सारा कुछ, तो अब हम चलते हैं जो नीचे इसका रिटन कंटेंट है उसकी तरफ, और उसको आप थोड़ा सा और कीजिएगा, यही 3 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। हाँ, स्टेटमेंट आपके अल्फाज इधर उधर बदल सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स यही होंगे। तो आइए चलते हैं नीचे, हम इन दोनों पॉइंट्स को देखते हैं, फिर आगे 1 बाय 1 बाकी भी चलते हैं। पहला यहाँ पे देखें, आपने इसका तरीकाकार क्या करना होता है, आपने सीरियल नंबर देना है, जो अगर वहां पे ABC लिखा हुआ है तो आपने ABC लिख देना है, अगर 1 2 3 है तो 1 2 3 लिख देना है। यहाँ पे आपने एक हेड देना है इसका नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, उसमें आपने उसकी नेचर बतानी है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सिंपल इसमें ये लिख देना है। और आगे उसकी आपने रीजन को स्टेट कर देना है, लिख देना है इंग्लिश के अंदर कि अगर ये रेवेन्यू है तो क्यों है, और अगर ये कैपिटल है तो क्यों है, मतलब आपने आंसर क्यों का देना है, सिंपल। अब यहाँ पे इसका आंसर चेक करें, वो कहता है कि जी पहला आइटम जो है, जो कि गुड्स हैं, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आंसर वो दे रहा है, रीजन ये, एज द बेनिफिट ऑफ गुड्स इज ओवर विद इन अ ईयर, इसका जो बेनिफिट है वो साल के अंदर अंदर ओवर हो जाता है, एक चीज होगी। एंड देयर नेचर ऑफ अकरेंस इज रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब है कि वो बार बार होती है,
ठीक है, मतलब एक चीज आपके पास हो गया कि ये रिकरिंग है और दूसरा इसका जो बेनिफिट है वो विद इन अ ईयर है। दो चीजें हो गई। देयरफॉर द गुड्स परचेज्ड आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यही वजह है कि ये गुड्स परचेज जो है ये आपके क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। दैट्स व्हाई दे आर शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तीसरी चीज आ गई कि ट्रेडिंग अकाउंट में शो होते हैं, बस इतनी सी बात है, इतना सही लिखना है। अच्छा, अब आपने ना मेन बात क्या नोट करनी है कि ट्रेडिंग अकाउंट में जा रहा है या बैलेंस शीट में जा रहा है, एक पॉइंट। दूसरी चीज बेनिफिट विद इन अ ईयर है या आफ्टर अ ईयर है, और तीसरी चीज रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। बस इसको आप जैसे ही आप अपनी इंग्लिश में लिखना चाहते हो उसको लिख दो, लेकिन इंग्लिश हो इंग्लिश। नेक्स्ट चलते हैं जी दूसरे पॉइंट की तरफ, और वो था आपका परचेज ऑफ फर्नीचर। तो फर्नीचर है तो इसका ऑब्वियसली दूसरा जो आइटम है हमने लिख दिया कि इसकी जो नेचर है वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो क्यों है जी, कहता है एज बेनिफिट ऑफ फर्नीचर एक्सटेंड्स टू सेवरल ईयर। सेवरल ईयर का मतलब है यानी एक साल से ज्यादा, बहुत सारे सालों के ऊपर इसका बेनिफिट हम लेते हैं। एंड देयर नेचर ऑफ द अकरेंस इज नॉन रिकरिंग, इसकी जो नेचर है वो नॉन रिकरिंग, बार बार नहीं होते, नॉन रिकरिंग है। देयरफॉर द फर्नीचर परचेज्ड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट्स व्हाई दे आर शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इनको कहाँ हम शो करते हैं, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। सिंपल, क्लियर हो गया। तो ये बैलेंस शीट में आया, वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ये प्रॉफिट लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस में आया। ये जो है ये रिकरिंग था, ये नॉन रिकरिंग है। उसका जो बेनिफिट था विद इन अ ईयर था, इसका सेवरल ईयर है। तीनों पॉइंट्स पता चल गए, और ये यही वजह है, इन 3 पॉइंट्स पर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और इन 3 पॉइंट्स की बेस पर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अच्छा, अब हम आते हैं जी तीसरे और चौथे पॉइंट की तरफ। उसमें भी अगर आप गौर करें यहाँ पर तो वो कहता है कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग कॉपीराइट्स। अब कॉपीराइट्स क्या है, कॉपीराइट्स एसेट्स हैं, और कौन से एसेट्स हैं, इंटेंजिबल एसेट्स, जिनको छुआ नहीं जा सकता, लेकिन ये बेनिफिट इनका लॉन्गर पीरियड के लिए होता है। जैसे किसी ने बुक पब्लिश कर दी है तो उसकी वो कॉपीराइट्स ले लेता है कि इसको कोई जो है इसका कंटेंट कॉपी ना करे। यूट्यूब वीडियोस होती हैं उसके ऊपर भी इसी तरीके से कॉपीराइट्स का होता है कि आप किसी को कंटेंट ऐसे नहीं उठा सकते, और द नेक्स्ट पर्सन जो कि क्रिएटर है उसके पास ये राइट है कि वो उसको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। तो ये कॉपीराइट क्या है, ये एक एसेट है, लॉन्गर बेनिफिट देता है। तो ये वो कहता है कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग कॉपीराइट्स, और नीचे है कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द बिल्डिंग। अब इसमें हम देखते हैं कॉपीराइट्स एक इंटेंजिबल एसेट है और जबकि बिल्डिंग एक टेंजिबल एसेट है दोनों के दोनों एसेट। तो जब दोनों ही एसेट हैं तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुए दोनों के दोनों। अब चलिए यहाँ पे हम देखते हैं तीसरा, वो कहता है जी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों जी, वो कहता है एज बेनिफिट ऑफ द कॉपीराइट्स extends to the several year and their nature of the occurrence is non-recurring, therefore the copyrights purchased are the capital expenditures and that's why they are shown on the asset side of the balance sheet. Anyhow कि जो आपके पास copyrights हैं ये एक्सपेंडिचर है, एसेट्स हैं, लेकिन इंटेंजिबल हैं, मतलब इनको आप टच नहीं कर सकते, फिजिकल नहीं होते, लेकिन है तो एसेट ही। तो सेम चीज़ है उसी तरह, बस आपने एक्सप्लेन कर दिया। तीसरा था एक्सटेंशन ऑफ द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग खुद एक एसेट होता है, बैलेंस शीट में जाता है, तो इसकी एक्सटेंशन जब कराएंगे तो उसका बेनिफिट भी लॉन्गर टाइम के लिए होगा। तो सेम इसी तरीके से हमने लिख दिया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है एज द बेनिफिट ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द बिल्डिंग एक्सटेंड टू द सेवरल ईयर एंड द नेचर ऑफ द अकरेंस इज नॉन रिकरिंग, देयरफॉर द एक्सटेंशन ऑफ द बिल्डिंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट्स व्हाई इट्स शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। You know, you are understanding what I'm speaking and what I'm actually showing you in front of that particular video and in that notes. तो आप इसको बिल्कुल क्लियरली तौर पर समझ पा रहे होगे कि इसका मतलब जो है वो क्या है। तो इसलिए अब शुरू का पॉइंट आपको समझ लगे तो हम रफ्तार से चलते चले जाएंगे। अब इसके देखें जरा, इसको फर्क को आपने देखना है। ये भी वेजेस पेड है और ये भी वेजेस पेड है, लेकिन ये है जस्ट वेजेस पेड, नॉर्मली लिखा हुआ है वेजेस पेड। इस पे अगर आप गौर करें तो लिखा हुआ है वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। मशीनरी इज एन एसेट, दैट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब उसके इंस्टॉलेशन पर आपने वेजेस पे की हैं। इसी तरीके से रिपेयर हो सकती थी, रिपेयरिंग वगैरह कराई गई है। तो आप देखें कि अगर आपने नई मशीनरी खरीदी है उस पर अगर आप रिपेयर कराएं तो वो कैपिटलाइज्ड होता है, कैपिटल में ऐड होता है, उसकी कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। नहीं, अगर आपने खरीदी और उसकी रिपेयरिंग कराई, जैसे सेकंड हैंड ले ले तो रिपेयरिंग करा ली, आपके लिए तो वो नहीं है, बिजनेस में नहीं आया, एक एसेट जो पहले नहीं था। और अगर आपके पास एक पहले से मशीनरी या कोई प्लांट पहले लगा उसके आप नॉर्मल रिपेयरिंग करा लेते हो तो वो आपका रेवेन्यू नेचर का होता है। अब यहाँ पर जो आपने पहली वेजेस पे की हैं वो वेजेस है नॉर्मल वेजेस, जो कि आप नॉर्मली वेजेस पे करते हो, उसका बेनिफिट शॉर्टर होता है। लेकिन जो नीचे वेजेस आपने पे की हैं ये आपने मशीनरी की इंस्टॉलेशन कब कराते हैं, जब नई मशीन आती है तभी तो इंस्टॉल होती है, तभी तो वो लगेगी। तो इसका मतलब नई आई है, चाहे वो फर्स्ट हैंड है या सेकंड हैंड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मशीन आई है, इंस्टॉल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ये वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर। हालांकि ये भी वेजेस पेड और ये वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। यू हैव टू मेक द डिफरेंस इन योर माइंड।
आपने अपने जहन में इसको खुद से गेस करना है कि कैसे है। तो पांचवा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो कहता है एज द बेनिफिट ऑफ द वेजेस इज ओवर विद इन अ ईयर एंड द नेचर ऑफ अकरेंस इज रिकरिंग देयरफॉर द वेजेस पेड आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट्स व्हाई दे आर शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। वेजेस जो है वो ट्रेडिंग में जाती है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट पूरा भी आप लिख सकते हैं। तो ये समय लगी। उसके बाद दूसरा जो था वो वेजेस पे हुई थी इंस्टॉलेशन पर, वो कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर है, कैपिटलाइज्ड, तो हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहेंगे। कैपिटलाइज्ड इसलिए कहते हैं कि वो कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाता है, यानी जितनी मशीनरी की कॉस्ट होगी उसके अंदर ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 50,000 की मशीनरी है और उसके ऊपर इंस्टॉलेशन का खर्चा जो है वो 10,000 आया है, तो वो कितने की होगी, उसकी कॉस्ट बुक्स में कितने की लिखी जाएगी, 60,000 की, ना कि 50,000 की, कि 10,000 उसकी कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाएंगे क्योंकि वो उसी की इंस्टॉलेशन पे खर्चा हो रहा है। As the expenditure spent over the purchase of asset becomes a part of it, कि जब हम कोई एक्सपेंडिचर खर्च करते हैं किसी एसेट के परचेज पर तो वो उसका हिस्सा बन जाता है। Therefore these are capital expenditure. They become the part of the cost of asset and are shown on the asset side of balance sheet, कि वो उसकी कॉस्ट का हिस्सा बन जाता है और उसमें ऐड हो जाते हैं। दैट्स वाई कि वो कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। सातवां देखें जी, कैरेज पेड ऑन द गुड्स परचेज्ड है और ये कैरेज पेड ऑन फर्नीचर परचेज्ड है। फर्नीचर से आपको समझ लग गया होगा कि ये कैपिटल है, तो इसके ऊपर चूंकि परचेज कर रहे हो, तो परचेज जब कोई एसेट खरीदो, परचेज करो, बाय करो, उस पर जितना खर्चा आए तो वो कैपिटलाइज्ड होता है, उसकी कॉस्ट में ऐड होता है। जबकि अगर आप गुड्स खरीद रहे हो तो ये भी तो खरीद रहे हो, लेकिन ये एसेट नहीं है। खरीद तो रहे हैं लेकिन ये एसेट नहीं है, ये रेवेन्यू नेचर है, इसने ट्रेडिंग में जाना है, तो इस पर जो खर्चा आएगा वो सेपरेटली अलग से रिकॉर्ड होगा। क्लियर होगी बात? तो हाँ, अब इन्हीं गुड्स के ऊपर जब इसकी क्लोजिंग स्टॉक निकाला जाता है, बाज दफ़ा बात जरा दूर निकल जाएगी थोड़ी सी, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि इसको हम एक्सटेंड करें, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक अगर किसी को आइडिया है तो जब हम क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं तो उस वक्त इन गुड्स पर इतना खर्चा हुआ होता है वो फिर इसमें ऐड होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम उसको अपना एसेट कंसिडर करते हैं दैट टाइम, उसको बैलेंस शीट पर हम शो करते हैं क्लोजिंग स्टॉक को। अगर आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा है तो उसके अंदर आपको इसका पता होगा। एनी हाउ, बात लंबी हो जाएगी तो हम इसी पर रहते हैं फिलहाल। सातवां पॉइंट है जी, चूंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि आपने गुड्स पर ये पे किया है, तो कहते हैं कैरेज पेड ऑन गुड्स परचेज्ड इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज द गुड्स आर रेवेन्यू इन नेचर, ये रेवेन्यू इन नेचर है, एंड आर नॉट परमानेंट एसेट, ये कोई परमानेंट एसेट तो नहीं है। अब देखें यहाँ लैंग्वेज बदल गई है थोड़ी सी, लेकिन बातें वही हैं। सच एक्सपेंडिचर आर शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। इस तरह के एक्सपेंडिचर जो होते हैं जैसे कैरेज इन, कैरेज आउट, हाँ अलग बात है कि कैरेज इन होगा यानी कैरेज इनवर्ड है तो ट्रेडिंग की डेबिट साइड पे जाएगा, कैरेज आउट होगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे जाएगा। तो कैरेज इन हो या कैरेज आउट हो, दोनों के दोनों हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, वो भी ये भी कैरेज है लेकिन ये एसेट के ऊपर हुआ है। तो वो कहता है कैरेज पेड ऑन द परचेज ऑफ द फर्नीचर इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एज द फर्नीचर इज एसेट एंड इट इज बीइंग परचेज्ड, और इसको परचेज किया जा रहा है। सच एक्सपेंडिचर्स आर शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, वो एसेट साइड पे होते हैं और जितना उसके ऊपर खर्चा होगा वो इसके अंदर ऐड होगा। और टोटल अमाउंट, सपोज फर्नीचर आपने 10,000 का खरीदा, 1,000 रुपये उसके ऊपर कैरेज पे करना पड़ा, तो अब फर्नीचर आपकी बुक्स में जो है वो 10,000 का खरीदा तो 10,000 का नहीं शो होगा, 1,000 उसके ऊपर खर्चा आया तो 11,000 रुपये का शो होगा। ठीक है, आखिरी दो पॉइंट है जी, 9वां 10वां, लीगल एक्सपेंसेस ऑन लॉन रेजिंग। नॉर्मली लॉन जो था वो रेज कर रहे हैं आप, तो उसके लिए आपके कुछ खर्चे हो गए, तो नॉर्मल एक्टिविटी है, रिकरिंग होगा, बार बार अगर आप लॉन रेज कर रहे हो तो उसके ऊपर खर्चा होना है। लेकिन अगर यही लीगल एक्सपेंस आपके लॉन रेज करने पर हो रहे हैं जो कि फिक्स्ड एसेट आप परचेज करना चाहते हो, मतलब कोई एसेट खरीदना चाहते थे उसके लिए लॉन रेज किया, उसके ऊपर जो खर्चा होगा तो वो आप देखो कि ये जो पैसा है ये आगे यूटिलाइज कहाँ पर हो रहा है, यूज कहाँ हो रहा है, इसका ट्रांसफर कहाँ पर हो रहा है, इसका इफेक्ट कहाँ पर जा रहा है। अगर वो किसी लॉन्गर पे मूव कर रहा है तो इसका मतलब फिर वो कैपिटल होगा, और अगर वो शॉर्टर टाइम के ऊपर वो मूव करता है तो फिर वो रेवेन्यू होगा। तो इसमें अगर देखें तो पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और 10वां कैपिटल एक्सपेंडिचर। लीगल एक्सपेंसेस पेड ऑन द लॉन इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज दे आर रिकरिंग इन द नेचर एंड आर शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। And next one, that's the legal expenses paid on the loan for the purchase of the fixed asset, any fixed asset like building, furniture, anything, machinery, plant, कोई भी हो सकता है, is called capital expenditure because that loan is being used for the purchase of the fixed asset. Therefore, the such expenditures are added in the cost of the asset and are shown on the asset side of the balance sheet. तो ये थी कि वीडियो आपको यकीनन इसके पॉइंट्स अगर आपने पूरी देखी है तो यकीनन ये समझ भी आए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट्स में आप हमारे साथ लिख सकते हैं, उसको हम कोशिश करेंगे आंसर करने की। और अगर आपको मल्टीपीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो फिर आप किस कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।